हेलो दोस्तों, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हेवन ग्रेटेस्ट एरर की स्टोरी को। और बिलीव करो गाइस, ये चैप्टर छोटा जरूर है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर बिल्ड किया गया है ना, उससे क्लियर हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत रात से। कोनोहा के ऊपर का आसमान नॉर्मल लग रहा था। सब कुछ पीसफुल था। विलेज में हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन फिर नरेटर हमें बताता है कि आज की रात में कुछ अजीब था। जैसे हवा खुद किसी अनजाने खतरे का सिग्नल दे रही हो। जैसे नेचर को पहले से पता हो कि कुछ गलत होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है कोनोहा के बाहर एक घने जंगल में। वहां एक मिस्टीरियस आदमी खड़ा होता है। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। हम उसकी आइडेंटिटी नहीं देख पाते। ना ये पता चलता है कि वह कौन है, ना ये कि वह क्या चाहता है। बस एक चीज क्लियरली दिख रही थी, उसकी आंखें। और उन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन दोस्तों, ये नॉर्मल शांति नहीं थी। ये वह शांति थी जो अक्सर बहुत पावरफुल या बहुत डेंजरस लोगों में देखी जाती है। वह आदमी कुछ देर तक दूर से कोनोहा को देखता रहता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, या शायद किसी डिसीजन के बारे में सोच रहा हो। फिर धीरे से वह अपना हाथ उठाता है, और अगले ही पल एक इम्पॉसिबल चीज होती है। उसके आसपास की हवा डिस्टॉर्ट होने लगती है, जैसे स्पेस खुद अनस्टेबल हो गई हो, जैसे रियलिटी उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट ही ना कर पा रही हो। लेकिन सबसे स्कैरी बात यह थी कि वह आदमी बिल्कुल काम था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। फिर वह एक बार और कोनोहा की तरफ देखता है, और अगले ही सेकंड गायब हो जाता है। ना स्मोक, ना टेलीपोर्टेशन सी, ना कोई चक्र इफेक्ट, बस एक पल में डिसअपियर। और ऑनेस्टली गाइस, यही चीज इस सीन को और भी मिस्टीरियस बना देती है। अब स्टोरी का सीन शिफ्ट होता है कोनोहा के अंदर, और इस बार हम पहुंचते हैं नारुतो के घर। यहाँ एटमॉस्फेयर पूरी तरह डिफरेंट था। बाहर मिस्ट्री और टेंशन थी, लेकिन घर के अंदर एक फैमिली का सुकून था। छोटा सा नारुतो अपनी माँ कुशीना की गोद में आराम से सो रहा था। उसे अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, ना अपनी फ्यूचर डेस्टिनी के बारे में, ना उन डेंजर्स के बारे में जो उसके रास्ते में आने वाले थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, ना उस डिजास्टर के बारे में जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। कुशीना प्यार से नारुतो को देखती है, और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो। ये सुनकर मीनाटो भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। वह नारुतो के सिर पर हाथ रखता है, और कुछ पल के लिए सब कुछ परफेक्ट लगता है। एक नॉर्मल फैमिली, एक माँ, एक पिता, और उनका बच्चा। लेकिन दोस्तों, स्टोरीज में जब भी सब कुछ इतना पीसफुल दिखाया जाता है, तो यूजुअली उसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि उसी वक्त रूम के अंदर हवा में एक छोटी सी दरार खुल जाती है। और सबसे डेंजरस बात, किसी को उसके आने की वार्निंग भी नहीं मिली। ना कोई साउंड, ना चक्र डिस्टरबेंस, ना कोई सिग्नल, बस एक दरार, जैसे रियलिटी को किसी ने चाकू से काट दिया हो। जैसे ही वह क्रैक अपीयर होती है, मीनाटो का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। एक सेकंड पहले जो फादर मोड में था, अब होकागे मोड में आ चुका था। उसकी बॉडी इंस्टेंटली डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। कुशीना भी सीरियस हो जाती है। दोनों की नजरें उस दरार पर टिक जाती हैं, और पहली बार हम उनकी आंखों में टेंशन देखते हैं। रूम का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे हवा भी चलना भूल गई हो। और फिर उस दरार के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, टैप टैप टैप। किसी के कदमों की आवाज। कोई चीज या कोई इंसान उस दरार के अंदर से बाहर आ रहा था। नारुतो भी नींद में हल्का सा हिलता है, जैसे उसका सबकॉन्शियस भी इस डेंजर को फील कर रहा हो। और इसी सस्पेंसफुल मोमेंट पर चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 1 पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अभी तक हमें उस मिस्टीरियस आदमी की आइडेंटिटी नहीं पता, ना ये पता है कि वह दरार क्या थी। लेकिन एक बात क्लियर है, जो भी उस क्रैक के अंदर से बाहर आने वाला है, वह नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। और शायद वही नारुतो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है।